दोस्तों, आपने इस पक्षी के मधुर गाने को सुना होगा। इस पक्षी का जिक्र हमारी लोक कथाओं में है। हिमालय में शायद ही कोई होगा जिसने इस पक्षी का गाना और इसकी कहानी नहीं सुनी होगी। अरे, क्या आपने नहीं सुना? तो हम सुनाते हैं ना इसकी कहानी। कहा जाता है कि उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। अब दोनों एक दूसरे का सहारा थे। आमदनी के लिए उस महिला के पास थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ भी न था, जिसे बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था। और गर्मियों में जैसे ही काफल पक जाते, महिला और उसकी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। उसे घर चलाने के लिए एक आय का जरिया मिल जाता था। इसीलिए वो जंगल से काफल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती थी, जिससे परिवार की मुश्किलें कुछ कम होती थी। अब एक बार वो महिला जंगल से एक टोकरी भर कर काफल तोड़ लिया। उस वक्त सुबह का समय था और उसे जानवरों के लिए चारा लेने जाना था। इसीलिए उसने इसके बाद शाम को काफल बाजार में बेचने का मन बनाया और अपनी मासूम बेटी को बुलाकर कहा, मैं जंगल में चारा काटने जा रही हूँ, तब तक तू इन काफलों की पहरेदारी करना। मैं जंगल से आकर तुझे भी काफल खाने को दूंगी, पर तब तक इन्हें मत खाना। अब माँ की बात मानकर वो मासूम बच्ची उन काफलों की पहरेदारी करती रही। इस दौरान कई बार उन रसीले काफलों को देखकर उसके मन में लालच भी आया, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू कर बैठे रही। इसके बाद जब दोपहर में उसकी माँ घर आई तो उसने देखा कि काफल की टोकरी का 1/3 भाग कम था। अब माँ ने देखा कि पास में उसकी बेटी सो रही है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा कि मना करने के बावजूद भी उसकी बेटी ने काफल खा लिए हैं। इससे गुस्से में उसने घास का गट्ठर एक ओर फेंका और सोती हुई बेटी की पीठ पर मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। नींद में होने के कारण उसकी छोटी बच्ची अचेत अवस्था में थी और माँ का प्रहार उस पर इतना तेज लगा कि वो बेसुध हो गई। बेटी की हालत बिगड़ते देख माँ ने उसे खूब हिलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। माँ अपनी औलाद की इस तरह मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। उधर शाम होते होते काफल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। जब महिला की नजर टोकरी पर पड़ी तो उसे समझ में आया कि दिन की चटक धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा गए थे और शाम को ठंडी हवा लगते ही वह फिर से ताजा हो गए। अब माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और वह भी उसी पल सदमे से गुजर गई। चैत के महीने में चिड़िया कहती है, काफल पाको मैं नी चाख्यो। कहा जाता है कि उस दिन के बाद एक चिड़िया चैत के महीने में काफल पाको मैं नी चाख्यो कहती है, जिसका अर्थ है कि काफल पक गए, मैंने नहीं चखे। फिर दूसरी चिड़िया गाते हुए उड़ती है, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। काफल पाक को मैं नहीं चाखू। इस तरह सुनाई देने वाली इसकी आवाज और इस पक्षी का गीत पहाड़ों में गर्मियों के आगमन और काफल पकने के पर्याय हैं। आप और मैं जिसे काफल पाकू के नाम से जानते हैं, इसे सामान्य अंग्रेजी में इंडियन कुकू के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगनवाल। और श्रोता मित्रों, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी कुमाऊं के पक्षी नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आई है। और आज इस श्रृंखला के चौथे भाग में हम बात कर रहे हैं पक्षियों के पलायन के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी। इंडियन कुकू का आकार मध्यम, ऊपरी भाग सलेटी भूरे रंग का और निचला भाग सफेद रंग का होता है, जिस पर भूरे रंग की धारियां होती हैं। इसकी पहचान है इसके पीले पैर और आंखों के बाहर पीले रंग के छल्ले। पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में बैठे ये विभिन्न प्रकार की तितलियों, पतंगों, कैटरपिलर्स, हरी पत्तों कीड़ जिसे हम कुमाऊनी में कहते हैं, इन्हें खाती है। इसी कारणवश हमें सुनाई तो देता है, पर उतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। आपने कभी सोचा है कि वर्षा ऋतु के बाद इसकी आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि भारत का ये निवासी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में वर्ष भर रहते हैं, पर इनकी एक बड़ी आबादी गर्मियों के आगमन में
भारत के मध्य भाग और हिमालय की ओर कूच कर जाती है। इंडियन कुकू के अलावा गर्मियों की दोपहरों में कॉमन कुकू, कॉमन हॉक कुकू जिसे पपीहा भी कहते हैं, और हिमालयन कुकू के गीतों से गुंजायमान हो जाती हैं। पहाड़ों से टकराकर इन पक्षियों की आवाजें सुनने वाले को एक अलग सुकून का एहसास कराती हैं। दोस्तों, सिर्फ कुकू ही नहीं बल्कि विश्व भर में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों का 40% हर वर्ष एक जगह से दूसरी जगह के लिए लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करते हैं। और आज हम पक्षियों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की एक नियमित प्रक्रिया यानी प्रवास की बात करेंगे। दोस्तों, प्रवास को परिक्रमा युक्त यात्रा की तरह समझिए, जिसमें पक्षी अपने स्थानीय या प्रजनन क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में कुछ समय बिताने के बाद फिर अपने स्थानीय क्षेत्रों को वापस चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी दिल्ली वाली बुआ, देहरादून वाले चचेरे भाई बहन, जैसे वो गर्मियों से बचने के लिए पहाड़ों में अपने रिश्तेदारों के पास आते हैं और कुछ समय बिताकर वापस घर चले जाते हैं, वैसे ही ये पक्षी भी करते हैं। प्रवास की ये यात्रा बड़ी अनोखी है। साल दर साल प्रवासी पक्षी एक ही समय काल के आसपास ये यात्रा लगभग एक ही मार्ग से कहते हैं, जिन्हें हम फ्लाईवे कहते हैं, लगभग हमारे हाईवेज के जैसे। प्रवास की बात हो और बार हेडेड गूज की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बार हेडेड गूज, जिसे हिंदी में सरपट्टी समन या भाटिया के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है। इस पक्षी की गर्दन व सिर का रंग सफेद, शरीर के बाकी हिस्सों का रंग दूधिया सलेटी, चोंच व पंजों का रंग हल्का पीला होता है। सिर पर काले रंग की 2 धारियां दिखती हैं जो छड़ की तरह होती हैं। इसी बार के कारण इसका नाम बार हेडेड गूज पड़ा है। हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर ये भारत में आते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर ऑक्सीजन की कम मात्रा और जमा देने वाली ठंड में भी ये पक्षी 29,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तिब्बत, मंगोलिया व मध्य एशिया से एक लंबा सफर तय करके सर्दियों के मौसम में भारत के लगभग सभी हिस्सों में इन्हें देखा जा सकता है। ये मुख्यतः कई प्रकार की घास, जड़ें, पानी के आसपास उगी वनस्पतियां खाते हैं और ये समूह में रहते हैं। इनकी आवाज कुछ पुराने जमाने के भौंपू की याद दिलाती है। चलिए अब मिलते हैं एक और प्रवासी पक्षी से, जो मुझे यकीन है कि आपने जरूर देखा होगा। यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली सलेटी खंजन, जिसे सामान्य अंग्रेजी में हम ग्रे वैगटेल के नाम से जानते हैं, जो सितंबर से मार्च के बीच हिमालय की तलहटी से लेकर भारत के अधिकतर भागों में देखी जाती है। इसका सर और ऊपरी भाग सलेटी रंग का और इसके निचले भाग हल्के पीले रंग के होते हैं। इसकी पूंछ पतली व लंबी होती है और जिसे यह लगातार ऊपर और नीचे डुलाती रहती है। खुले कच्चे रास्तों, नदियों के किनारे, खेतों की पगडंडियों में सर नीचे कर जल्दी जल्दी चलते हुए ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ढूंढती रहती है और किसी भी प्रकार के रुकावट से फुर्र से उड़ जाती है, मगर थोड़ी दूर पर फिर अपनी भोजन की खोज में लग जाती है। दोस्तों, प्रवास की प्रक्रिया और उसके विभिन्न पहलू पूरे विश्व में शोध का विषय है। उदाहरण के लिए, कौन से पक्षी प्रवास करते हैं, वो किस तरह रास्ते और अंतिम ठिकाने की पहचान करते हैं, और हाँ, आखिर प्रवास करते ही क्यों हैं। पक्षियों के प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारण निवास स्थलों में दिनों के छोटे और ठंडे होने के साथ ही भोजन की कमी को माना जाता है। दोस्तों, हमारे हिमालय की सर्दियों से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। खासकर ऊपरी भागों में बर्फबारी की वजह से होने वाली ठंड से बचने की तैयारी तो हम बहुत महीनों पहले शुरू कर देते हैं। मोटे स्वेटर्स, टोपी और अंगीठी का सुख इन पक्षियों के पास कहाँ, तो ये चल देते हैं भोजन की तलाश में तलहटी और मैदानी क्षेत्रों में। परंतु ये हमारी तरह अपनी इस यात्रा की शुरुआत से पहले अपने निवास स्थलों में जमकर खाना खाकर अपने शरीर में चर्बी की अच्छी सी परत बना लेते हैं, जो इन्हें इनकी लंबी यात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। इसी श्रृंखला में अब मिलते हैं एक और प्रवासी पक्षी से, जिसे सामान्य अंग्रेजी में ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाईकैचर के नाम से जानते हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई पर प्रजनन करने वाला ये पंछी आकार में गौरैया से थोड़ा छोटा होता है। इसका सर और गर्दन सलेटी रंग का होता है और शेष शरीर पीले रंग का होता है।
जाड़ों की शुरुआत होते ही ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर पहाड़ों से नीचे तलहटी और मैदानी क्षेत्रों में चला जाता है। ये मुख्यतः एक कीट भक्षी पक्षी है जो पेड़ों की चोटी या बिजली की तारों में बैठकर हवा में मौजूद कीड़ों को हवाई कलाबाजी करते हुए पकड़ता है और फिर जाकर उसी डाल या तार पर वापस बैठ जाता है। इस मौसम में सिर्फ यही नहीं बल्कि कई और फ्लाई कैचर, वॉबलर्स जिन्हें हम फुदकी कहते हैं, वैगटेल्स जिन्हें हम खंजन, बुश चैट जिसे हम झाड़ी पिद्दा कहते हैं, हिमालय के तलहटी और मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं और यहाँ अकेले या कभी कभार मिलजुल कर भोजन की तलाश करते हैं और इसके लिए ये झुंड बना लेते हैं जिसे मिक्स्ड स्पीशीज फ्लॉक्स कहते हैं। इन झुंडों में भृंगराज, कटफोड़े, फुदकियां, झाड़ी पिद्दे, मच्छरियों की कई प्रजातियां कुछ समय के लिए मिलकर शिकार करते हैं। ये समूह शिकारी पक्षियों से रक्षा और भोजन के अवसर प्रदान करता है। सोचिए दोस्तों, एक वैगटेल या वॉबलर जो गर्मियों में हिमालय के एक छोटे से गांव में नदी किनारे अपना घोंसला बनाती है, वही पक्षी सर्दियां आने पर दक्षिण भारत के किसी गांव या कस्बे में चली जाती है। यहाँ कुमाऊं में पक्षी जहाँ कुमाऊनी बोली वो गाने सुनती है और कुमाऊनी खाने की खुशबू सूंघती है, वही सर्दियों में जब दक्षिण भारत में आती है तो वहाँ की भाषा में लोगों को बोलते सुनती है, वहाँ के व्यंजनों की खुशबू सूंघती है। तो हुए ना हमारे प्रवासी मित्र एक तरह के दूत जिनका हमारे प्रदेशों में साल दर साल आते रहना हमारे देश और पड़ोसी देशों में उनके ठिकानों में कुशल मंगल का संकेत देता है। हमारा देश एक विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र है जहाँ कई उष्ण कटिबंधीय जंगल, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ, कच्छ के रेगिस्तान, गंगा के तट, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह और अनगिनत गांव और कस्बे हैं। आप और हम शायद कभी भी इस विशाल देश के प्राकृतिक, भौतिक और सांस्कृतिक विविधता के दर्शन कर पाएं, पर हमारी प्रवासी पक्षी मित्र एक अदृश्य धागे से दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ देते हैं। तो सब पक्षी प्रवास करते क्यों है और इनके प्रवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अभी हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मधुमिता। मैं डॉक्टर मधुमिता पानीग्राही हूँ। मैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि बॉम्बे बेस्ड है, मैं वहाँ एक वैज्ञानिक के स्तर पे काम करती हूँ। मेरा काम प्रवासी पक्षियों के जुड़ा हुआ है। हम प्रवासी पक्षियाँ पकड़ के उनको रिंग पहनाने का भी काम करते हैं। उसके अलावा हम वेटलैंड्स पे भी काम करते हैं। जो पक्षियां प्रवास करती हैं उनका प्रजनन स्थल उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, जैसे कि रशिया, आर्टिक और सब आर्टिक रीजन में होता है। तो यहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, उसी रुत जहाँ हमारे यहाँ सर्दी जब शुरू होती है उस तरफ वहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए जगह नहीं बचती है। इसकी वजह से वो लोग इक्वेटर की तरफ, मतलब विषुवतीय रेखा की तरफ, साउथ बाउंड माइग्रेशन, दक्षिण की तरफ माइग्रेट करते हैं। कुछ ऐसे पक्षी जो पर्याप्त मात्रा में वजन नहीं बढ़ा सके, क्योंकि उनको काफी लंबी दूरी तय करनी रहती है अपने प्रजनन क्षेत्र में जाने के लिए, तो ऐसे पक्षी जो अपना वजन नहीं बढ़ा पाते अच्छी तरह से, वो उन लोगों को रुक जाना पड़ता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ये उनका पहला प्रवास होता है बट वजन नहीं बढ़ा पाते, उसी तरह से पहले साल के पक्षी या तो कुछ दूसरे साल के पक्षी वहीं रुक जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे प्रजातियां एक साथ ही आती हैं, एक प्रजाति या दो प्रजाति मिलके भी आ सकती है, सिर्फ एक प्रजाति भी आती है, या तो सिर्फ एक चिड़िया अकेले भी प्रवास करती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रजातियां आ रही हैं। कोई कोई जगह पे एक साथ झुंड में भी पहुंचते हैं, कोई कोई जगह पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे पक्षियों की संख्या बदलती रहती है। प्रवासी पक्षी यात्रा करने का मतलब कौन से समय पे यात्रा करने का ये महत्व है कि वो कौन सी जगह पार करते हैं, मतलब कौन सी ज्योग्राफिकल बैरियर है। मतलब भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी अगर हिमालय की तरफ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, तो अगर वहां से आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल बैरियर हिमालय होता है। उसको पार करने के लिए बहुत सारे पक्षी सुबह का टाइम में पार करने के लिए ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि बार हेडेड गूज जिनका सैटेलाइट ट्रैकिंग का काम BNHS ने, मेरी संस्था ने काफी पहले किया था, तो उसमें ये देखा गया था कि वो सुबह के 6 से 10 बजे में पार करते हैं। बट अगर कुछ प्रवासी पक्षी जो कि सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, अगर वो क्रॉस करते हैं, क्योंकि वहाँ धूप इतनी ज्यादा होती है सुबह के टाइम पे,
दिन के टाइम पे, तो वो लोग रात को वो जगह जो ज्योग्राफिकल बैरियर है सहारा डेजर्ट, वो रात में तय करते हैं। सुबह वो लोग ऐसे कोने ढूंढते हैं जहाँ पे उनको छाया मिल सके और वो वहीं रुकते हैं, फिर रात को उड़ जाते हैं। जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे उसके प्रजनन में काफी बाधा पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जब प्रवासी पक्षी यहाँ से निकलते हैं तो उनको एक भोजन चाहिए रहता है जो वो अपने प्रजनन स्थान में जो उनको वहां पे मिलता है। बट अगर वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि वहां पे गर्मी जल्दी शुरू होगी और वो वहां पे पहुंच नहीं पाए समय में, तो वो पर्टिकुलर जो खाना रहता है वो उनके लिए कम होता है या तो उपलब्ध नहीं रहता है, जिसके लिए उनको दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसी तरह से जब वो भारत की तरफ आते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से वही चीज होती है कि अगर उनको उस तरह का खाना भोजन ना मिले जो सीजन में मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उन लोगों के आने जाने में काफी तकलीफ होती है। धन्यवाद। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको इन पक्षियों की इस अद्भुत यात्रा के बारे में जानकर। अगर आपने भी कोई ऐसा पक्षी देखा या सुना है जो किसी एक मौसम में ही सुनाई या दिखाई पड़ता है, तो हमें उस पक्षी का नाम या उसकी विशेषता बताएं। हमारा संपर्क नंबर है 9536476660। इसी के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊनी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा, पक्षियों की आवाजें विरल जोशी और पीटर बोसमन के सहयोग से प्राप्त हुई हैं।